शारीरिक शिक्षा का फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य और महत्व। तो शारीरिक शिक्षा में 4 चीज पढ़नी है इसका। पहले इसकी परिभाषा, इसका महत्व, करियर, खेल के क्षेत्र में करियर के विकल्प, और खेलो इंडिया कार्यक्रम और फिट इंडिया कार्यक्रम। तो हमने देखा शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शारीरिक प्लस शिक्षा। तो शारीरिक का अर्थ क्या होता है, शरीर, और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो शारीरिक शिक्षा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, शारीरिक प्लस शिक्षा, अर्थात शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना। अगला ये है कि हम इसके बारे में क्यों पता लगा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के बारे में हम इसीलिए पता लगा रहे हैं क्योंकि हम अगर अपने बारे में पता होगा तो हम ये पता कर पाएंगे ना कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मेरे को योगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर मेरे को कोई चोट लग गया तो कैसे ठीक होगा। इसीलिए हम अपने बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें अपनी बीमारियों का भी पता चल सके और आगे चल के इसका हम समाधान भी कर सके। रोगों से बचने के लिए भी हम इसके लिए शारीरिक शिक्षा का सहारा लेते हैं। ठीक, तो अब अगला था करियर का विकल्प। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के विकल्प आज के टाइम में बहुत है। आज कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को कुछ खेल आता भी है ना, मान लो किसी बच्चे को कबड्डी खेलना आता है, खो खो आता है, दौड़ना आता है, जैवलिन थ्रो आता है, कुछ भी गेम आता है, तो वो व्यक्ति या तो छोटे बच्चे को सिखा सकता है, या तो वो टीचर बन सकता है, या तो वो कोच बन सकता है, या वो देश के लिए खेल सकता है। तो आज के टाइम में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के बहुत सारे विकल्प। ठीक है, विकल्प है ना। अगला टॉपिक हमारा खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक था क्या, इसका उद्देश्य था युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना जिससे कि युवा अपनी योग्यता, अपना कौशल, अपने जो क्षमता उसको दिखा सके। जिसमें अब पता है भारत में क्या है, भारत में ना अधिकतम जो लोग हो ना वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जिसके कारण भारत ना अन्य खेलों में पिछड़ गया है, अन्य खेलों में भारत पिछड़ गया। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिससे सभी लोगों को दूसरे खेल के प्रति भी रुचि उसके अंदर उजागर करने के लिए। क्रिकेट में हम बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे गेम में हम बहुत पीछे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो हम क्रिकेट में तो आगे हैं लेकिन बाकी खेलों में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमने दूसरे खेल को अधिक महत्व देने के लिए हमने एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें सभी लोग और खेलों को भी खेल सके, और युवाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए भी हमने खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया था। ठीक, अगला है फिट इंडिया कार्यक्रम। फिट इंडिया कार्यक्रम 2019 में आयोजित किया गया था, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, इसका एक मकसद ये था कि व्यक्तियों को कैसे खेल के माध्यम से फिट रखा जाए। ठीक है, तो मोदी जी के अनुसार, मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम व्यक्तियों को खेल अगर दिखाएंगे ना, अगर खेल के पास अगर लेके जाते हैं तो व्यक्ति अपना खेल, अगर मान लो सामने कोई खेल हो रहा है, अगर मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मेरा मन करेगा ना खेलूं। अगर व्यक्ति खेलेगा तो व्यक्ति फिट होगा, अगर व्यक्ति फिट होगा तो बीमार कम पड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा तो अपना काम धंधा सही से कर सकता था। अगर कोई व्यक्ति खेलता ही नहीं है तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे देश के सभी लोग अगर फिट होंगे तो देश का विकास जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा था। ये हो गया फिट इंडिया कार्यक्रम। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे में इतना ही है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव आए हैं, प्रौद्योगिकी में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आपको पता है ना, हम लोग पहले कोई भी खेल खेलते थे तो हम लोग मिट्टी पे खेलते थे। आज क्या हो गया, हम लोग घास के ऊपर खेलते, घास के ऊपर खेलते ना, हम लोग घास के ऊपर खेलते हैं। ठीक, पहले हमारे जो जूते होते थे वो सामान्य होते थे, आज हमने जूते के अंदर कील लगा दी है जिसको बोलते हैं स्पाइक शूज बोलते हैं, जिससे घास पर पकड़ मिलने में आसानी होती है। आपको पता है सिंथेटिक घास भी आ गया है,
मतलब प्लास्टिक वाली घास आ गया है, उसके ऊपर भी आजकल खिलना स्टार्ट हो गया है। आपको आपने देखा, आपने अगर क्रिकेट में देखा होगा तो विकेट में एलईडी विकेट आना स्टार्ट हो गया है, एलईडी विकेट। तो वो भी खेल में टेक्नोलॉजी का बदलाव हो गया है। पहले पता है, पहले कोई हेलमेट नहीं होता था, अब हेलमेट आने लग गया है। रक्षात्मक पोशाक जो हमें खेलों में, खेलों में क्या होता है, खेलों में चोट से बचाता है, या हमें चोटिल से बचाता है। जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, पैड हो गया। पहले ये नहीं होती थी, अब ये हो गया। ये जब तक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बदलाव आया है, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि स्पीड वॉच पहले था, नहीं था, अब ये आ गया। तो क्या लोग अपना अपना अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में कितना क्षमता है, वो 1 मिनट में कितना दौड़ पाता है, जिससे वो अपनी योग्यताओं को जान सकता है, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा अक्षमता। तो अक्षमता क्या होता है? अक्षमता होता है कि क्षमता का कमी होना ही अक्षमता कहलाता है। तो क्षमता का कमी होना ही अक्षमता कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति में अगर क्षमता की कमी होती है तो वो अक्षमता या दिव्यांग कहलाता है, ठीक है। अक्षमता को दिव्यांग के नाम से भी जाना जाता है। अक्षमता 2 प्रकार का होता है, एक होगा शारीरिक, एक होगा बौद्धिक, ठीक है। अक्षमता कितने प्रकार का होता है? तो एक तो या तो शारीरिक होगा या वो बौद्धिक होगा, ठीक है। और अक्षमता एक जन्मजात भी होता है, एक जन्म के समय, एक जन्म होने के बाद, ये भी अक्षमता। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, तो किसी का, मान लो किसी के वंश के आधार पर, किसी के माता पिता के पैर सही नहीं थे, तो बच्चे में वो आ जाते हैं, तो वो किस में आएगा? शारीरिक। हमें इतना पता होना चाहिए कि अक्षमता 2 बार होता है, शारीरिक, ठीक। चले आगे। अब अक्षमता होने के क्या कारण होते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अक्षमता होने के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, युद्धों के कारण, दुर्घटना के कारण, दवाइयों के कारण, जहर के कारण, शिक्षा की कमी के कारण, परमाणु हमला के कारण, इनके कारण अक्षमता हो सकता है। पोषण की कमी के कारण भी अक्षमता हो सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा ना मिले तो वो भी अक्षमता का कारण बनता है, ठीक है। तो अक्षमता, क्षमता की कमी को ही अक्षमता कहलाता है। अर्थात अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में किसी का पैर चला जाए, हाथ चला जाए, तो वो व्यक्ति भी अक्षमता कहलाएगा, शारीरिक अक्षमता। कोई व्यक्ति सही से सोच नहीं पाता, सही से किसी के प्रति बोल नहीं पाता, तो वो भी अक्षमता कहलाता है, बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, अक्षमता से आप क्या जानते हो? तो हम बताएंगे अक्षमता, क्षमता की कमी होना ही अक्षमता कहलाता है, ठीक। अक्षमता 2 प्रकार होता है, शारीरिक, बौद्धिक। अक्षमता होने के कारण बहुत सारे हैं, जहर पीने के कारण भी होता है, दुर्घटना के कारण, परमाणु हमला के कारण, शिक्षा न मिलने के कारण, पोषण में कमी के कारण आदि के कारण अक्षमता होता है, ठीक है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पोषण की कमी के कारण बताओ। भारत में पोषण के कमी के कारण हो सकता है, क्या होता है? पोषण जो भी पदार्थ हम खाते हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं ना, उसी को पोषण कहते हैं। मतलब जो भी हम लोग कुछ भी जो तरल या ठोस पदार्थ खाते हैं ना, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसी को ही हम पोषण। तो अगर किसी व्यक्ति को संतुलित आहार ना मिले, एक संतुलित खाना ना मिले, तो वो व्यक्ति कुपोषण हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पोषण नहीं मिलता है अच्छी तरह से, तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, अक्षमता वाले में इतना ही पढ़ना है, ठीक। अगला पार्ट में हमारा योग क्या है? तो योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक मार्ग है,
एक तो ये परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा क्या है, अपने मन पर नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। मन पर नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। ठीक, अब योग का महत्व क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति योग करता है ना, अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। वो व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। बीमार नहीं होता, अधिक आयु तक जीता है, उसका जितने भी अंग होते हैं वो सही तरह से काम करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति का पढ़ाई में मन लगता है और अपने ऊपर संतुलित होता है, गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता जो व्यक्ति योग करता है। तो योग के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, योग के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं, जैसे कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, बहुत सारी बीमारियों को हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ योग के उदाहरण अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, तारासन हो गया। ठीक है, तो ये और इनके माध्यम से हम, सूर्य नमस्कार हो गया, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि हमारा मन अगर हमारा मन नियंत्रण है ना, बाकी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला चैप्टर। अब हमारा योग हो गया। अब देखते हैं योग के दो चीज पढ़ने में, एक पढ़ना है अष्टयाम, एक पढ़ना है षष्ठयाम। तो अष्टयाम क्या होता है? अष्टयाम का अर्थ होता है अपने मन पर नियंत्रण पाने के 8 नियम या 8 तरीके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि योग का अर्थ क्या होता है, मन पर नियंत्रण पाना, तो आप कैसे मन पर नियंत्रण पाओगे? तो उसके लिए एक अष्टयाम का ऐसा एक सिद्धांत दिया गया है, अष्टयाम, जिसके अंदर 8 बातें हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो। पहला है यम, नियम, आसन, धारण, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि। ये टोटल 8 हो गए। टोटल अष्टांग कितने होते हैं? 8। ठीक, जिसके माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा बोलो, यम, नियम, आसन, धारण, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, प्राणायाम। टोटल हो गए 8, जिसके माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहे? अगला है षष्ठयाम। एक सिद्धांत दिया गया जिससे हम शरीर की शुद्धिकरण कर सकते हैं, मतलब अपने शरीर को साफ करने के लिए एक षष्ठयाम नामक एक सिद्धांत दिया गया, जिसे हम षष्ठयाम के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, नोली और त्रिटक, ये 6 दिए गए। ठीक, मतलब हमारे शरीर की शुद्धिकरण करने के 6 तरीके हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग नेति, धोती, बस्ती, नोली, कपालभाति और त्रिटक। ठीक है, तो ये क्या है? ये शरीर की शुद्धिकरण करने के 6 तरीके। ठीक, ये हो गया हमारा। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने का चांस है। कौन सा वाला? कि विकास और वृद्धि में अंतर बताओ। विकास और वृद्धि में अंतर बताओ। ठीक है, तो जो विकास होता है ना, तो विकास एक गुणात्मक है, मतलब विकास गुणात्मक। किसी व्यक्ति में जब गुणात्मक परिवर्तन होता है ना, तो उसको हम विकास कहते हैं। अब जब व्यक्ति में मात्रात्मक वृद्धि होती है ना, तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक, जैसे मैं जब बचपन में था तो मैं 1 रोटी खाता था, आज मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो ये क्या होगा? ये वृद्धि हुआ। पहले मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, आज मुझे हिंदी पढ़ना आता है, तो ये गुणात्मक, ये गुण में, ये क्या हुआ? व्यक्ति का विकास हुआ। ये गुण में वृद्धि हुआ ना, तो ये विकास हो गया। ठीक,
पहले मैं दौड़ नहीं पाता था, आज मैं दौड़ पाता हूँ, ये किस में होगा? ये विकास हुआ है, क्योंकि जो वृद्धि होगा ना वो गुणात्मक होगा। पहले अगर मैं ये बोलता कि पहले मैं 1 किलोमीटर दौड़ता था, आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तब आता ये वृद्धि हुई। ठीक है, तो विकास क्या होता है? गुणात्मक, और वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। विकास पूरे जीवन भर चलता है, लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं होता है, एक समय जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, आपकी हाइट एक समय जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, ये किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। लेकिन विकास जीवन भर होता है। हम ज्ञान की प्राप्ति पूरे जीवन भर नहीं कर सकते, कुछ सीख पूरे जीवन नहीं सीख सकते, तो किस में आता है? विकास में। ठीक है, समझ आ गया? और परीक्षण, तो मापन क्या होता है? मापन, तो पहले परीक्षण, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें 3 चीज पढ़ना है: मापन, परीक्षण। तो जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के कौशल, गुण, क्षमता को हम जब किसी विधि के माध्यम से पता लगाते हैं ना, तो उसको हम परीक्षण कहते हैं। ठीक है, सुनाया? मतलब जब हम किसी वस्तु, जब किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और उसमें क्षमता का जब हम पता लगाते हैं, इसी को परीक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण कहते हैं। ठीक है ना? तो आपसे अगर कोई पूछे परीक्षण क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ज्ञान, कौशल, क्षमता का जब किसी विधि के माध्यम से हम पता लगाते हैं ना, तो उसी को परीक्षण कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का आपको बोला कि बहुत तेज दौड़ता है, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला उसको? चल 1 किलोमीटर दौड़ के दिखा। तो मैंने क्या किया उसका? मैंने परीक्षण किया। जैसे कि मान लो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को मैंने रेस करवा दिया। अब जो 4 में से जो फर्स्ट आएगा, मुझे पता लगेगा क्या? वो व्यक्ति बच्चा तेज दौड़ता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने क्लास में सबको पढ़ाया, अब मुझे आप लोगों को परीक्षण लेना है, मतलब परीक्षा करना है। तो मैंने आप लोग का एक टेस्ट ले लिया, जिससे मुझे पता चला कि किस व्यक्ति को कितना समझ में आया। ठीक है, तो परीक्षण समझ आया? परीक्षण दोबारा बोल रहा हूँ, जब किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के कौशल, ज्ञान, क्षमता, ऊर्जा का हम जब किसी विधि के माध्यम से पता लगाते हैं ना, तो उसी को हम परीक्षण कहते हैं। अगला है मापन। मापन क्या है? तो मापन यह है कि जब किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के कौशल को जब हम एक आंकड़े के आधार पर पता लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मापन। जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के कौशल को उस आंकड़ों की सहायता से इकट्ठा करना या पता लगाना को ही मापन कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ना मैं बहुत भारी उठा सकता हूँ, तो आप लोगों ने क्या बोला? चल मास्टर 50 किलो उठा के दिखा। तो आप लोगों ने क्या किया? मेरे कौशल का पता लगाने के लिए आपने मेरे को 50 किलो का दिया। अब जब मैंने उठाऊंगा ना, तो आप लोग क्या करोगे? एक मतलब आंकड़ों की सहायता से मेरी क्षमता को पता लगाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं? मापन। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला है मूल्यांकन अर्थात तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। तो जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ज्ञान, कौशल, क्षमता का हम तुलनात्मक करते हैं ना, तुलनात्मक पता लगाते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। ठीक है, समझाया? अब आपसे कोई पूछे कि मापन
परीक्षण और मूल्यांकन का खेल में क्या महत्व है। तो कल्पना करो कि अगर क्रिकेट में अगर 6 रन 4 रन 1 2 अगर ना हो तो क्या खेल का कोई महत्व होगा? नहीं होगा ना। अगर कोई रन ही नहीं होगा तो वो खेल का महत्व होगा? अगर रेस में अगर हमने किसी को बताया नहीं कि कितना आपको दौड़ना है, कितने टाइम में अगर दौड़ना है, तो क्या रेस का महत्व होगा? नहीं होगा, फिर तो दौड़े जा रहे हो। इसीलिए खेल में मापन और मूल्यांकन का महत्व अधिक होता है। परीक्षण का महत्व बहुत अधिक होता है। कैसे कि मान लो एक भीड़ आ गई, एक मेरे पास 100 बच्चे आए, मुझे पता करना है कि 100 बच्चों में से कौन बच्चे में सबसे अधिक कौशल है। तो मैंने क्या कर दिया, सब बच्चों का मैंने एक रेस करवा दिया। मैंने बोला टॉप 10 वालों को सबसे अच्छे बच्चे होंगे, तो रेस करा दूंगा। जो टॉप 10 आएगा वो मैं समझ जाऊंगा कि वो सबसे अच्छा। ठीक है। अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्या आपने जो हमें मान लो कोई व्यक्ति कोई खेल खेल रहा था, गलती से उसको चोट लग गया, तो अगर मान लो अगर उसने चोट का इलाज किया, तो अगर वो मूल्यांकन नहीं करेगा तो कोई महत्व पता चल पाएगा। मान लो मेरे हाथ में चोट लगा, दवाई करा लिया, तो मैं अगर पहले दिन जिस दिन चोट लगा था और आज के दिन की मैं तुलना नहीं करूँगा तो कोई मैं पता नहीं चलेगा कि क्या बदलाव आया। तो इसीलिए मापन, मूल्यांकन और परीक्षण का खेल में बहुत अधिक महत्व। ठीक है, बता देंगे। अगला हमारा एक चैप्टर है ओलंपिक। चैप्टर कौन सा है? ओलंपिक। ठीक है, हमारा पार्ट नाम क्या है? ओलंपिक। पहले ओलंपिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैरा ओलंपिक, एक होता है सामान्य ओलंपिक। पैरा ओलंपिक को हम पैरा ओलंपिक वह लोग जो अक्षमता के शिकार होते हैं ना, अक्षमता के शिकार होते हैं, उनके लिए जब खेल का आयोजन होता है उसको बोलते हैं विशेष ओलंपिक या पैरा ओलंपिक। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि उनको भी एक सकारात्मक सोच उनके अंदर, पॉजिटिव थिंक हम उसके अंदर बदलाव कर सके, हम ला सके। उनको भी ऐसा महसूस ना हो कि वो लोग किसी चीज़ की उसके अंदर कमी है। इसीलिए हमने विशेष ओलंपिक का आयोजित करते हैं। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होता है और उसके अंदर वही खिलाड़ी खेल सकते हैं जिसके अंदर जो उसके अंदर जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक। अगला है ओलंपिक का आदर्श वाक्य। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली और एक साथ। यह है इसका आदर्श वाक्य। ठीक है, सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचा और एक साथ, इसका क्या है? आदर्श वाक्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज के बारे में बताओ। तो ओलंपिक ध्वज एक सफेद कपड़े पर 5 बराबर छल्ले होते हैं। 2 छल्ले आपस में 3 को काट रहे होते हैं। इनमें 5 रंग होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक, देखो 5 रंग कौन कौन सा होता है? एक होता है नीला, काला, लाल, हरा और पीला। ठीक है, ये 5 रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ओलंपिक ध्वज का जो अनुपात होता है वो 2:3 का इसका अनुपात होता है। तो हमें ओलंपिक ध्वज के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कितने छल्ले होते हैं, 2 छल्ले आपस में काट रहे होते हैं, और कौन कौन से रंग होता है और उसका अनुपात कितना होता है। 2:3 उसका अनुपात होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि ओलंपिक में एक मशाल होता है। मशाल क्या होता है? मुझे ज्योति बोलते हैं, ज्योति भी बोलते हैं। तो मशाल को
ओलंपिक के कई महीने पहले इसको जला दिया जाता है, और जिस दिन इस खेल का आयोजित होता है ना, उस दिन उस मशाल को पूरे मैदान में खिलाड़ी लेकर भागते हैं। और ये मशाल जब तक जलता रहता है जब तक खेल का आयोजित नहीं होता, और जिस दिन ओलंपिक खेल का समापन होता है उस दिन इस मशाल को बुझा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मशाल। ठीक है, ओलंपिक पता है, एक ओलंपिक के दो प्रकार हैं, एक है प्राचीन ओलंपिक, एक है आधुनिक ओलंपिक। तो जो प्राचीन ओलंपिक था ना, तो प्राचीन ओलंपिक किसी राजा के सम्मान के लिए आयोजित किया जाता था। जो आधुनिक खेल है वो बहुत सभी देशों को मिलकर उसका आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर पता होना चाहिए कि प्राचीन ओलंपिक किसी राजा के सम्मान में या उसकी याद में खेलते थे। जो आधुनिक ओलंपिक है वो हम सब देश में एक मिल के लिए। ओलंपिक में आपको बताया कि 3 मेडल मिलते हैं, पहले वाले को गोल्ड, दूसरे वाले को सिल्वर, तीसरे वाले को ब्रॉन्ज या कांस्य। ठीक है, 3 मिलता है। तो ओलंपिक के बारे में अगर मुझे इतना ही पता होगा ना तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे ओलंपिक।